सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम प्रकाश है और ये कुंडली मुझे मिली है नेपाल से। नेपाल में कोई जगह है पोखरा, वहीं से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और इनके प्रश्न इनके संतान को लेकर के है। अगर आप लोग ज्योतिष के थोड़े जानकार हैं तो जरूर ही मैंने जो नया कार्यक्रम बनाना शुरू किया है राहु केतु पे, जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र उसमें क्या कहता है, ज्योतिष के ग्रंथ उसके लिए क्या क्या बातें कहते हैं, उसे जाकर के अवश्य देखिए। राहु केतु पे मैंने कम से कम 25 से 30 कार्यक्रम बनाए हैं जो बड़े ही ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से, वो भी यूट्यूब पे आप जरूर ही सर्च कर लीजिए, वहां से भी आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको बता दूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है, पर उससे पहले एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। मैं यूं कार्यक्रम शुरू करता हूं अपने इस आसन पे बैठ करके, यहां से बनाते 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 आप लोगों के बिल्कुल ही सन्निकट जाकर के बैठ जाता हूं और फिर जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त होने को होता है वैसे वैसे आपके उस जगह को छोड़ करके मैं फिर अपने इस आसन पे बैठ जाता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं और मेरी वाणी आपको वैसे ही प्रभावित करनी चाहिए जैसे आप अपने संबंधों में एकदम बिल्कुल सन्निकट मुझे महसूस करें और मैं आपको महसूस करके ये कार्यक्रम बनाऊं। मैं यूं समझ के बनाऊं कि आप मेरे जस्ट बिल्कुल ही नजदीक बैठे हैं, एकदम आत्मीयता का भाव लेकर के, जहां पे कुछ भी अतिरिक्त इसके उपस्थित नहीं है इस ज्योतिष विद्या के। तो भगवान मनु की बात मैं कर रहा था। भगवान मनु ने बात कही, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति रेव च तद्विदाम आचाराश्चैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। इसका अर्थ होता है समस्त ज्ञान के मूल में और तत्वों के मूल में वेद हैं। इसके अतिरिक्त भगवान मनु के द्वारा प्रणीत स्मृति ग्रंथ और उनके अनुशासन के बारे में जो चीजें उन्होंने बताई हैं, वो साधु संत महात्मा इनकी तपश्चर्या, इनका व्रत, इनके नियम आसन, ये सब हमारे धर्मशास्त्र के मूल हैं। हम इनसे ही बंधे रहें और इनको कभी भी छोड़ करके आगे ना बढ़ें। आप चाहे कितनी भी सभ्यता के मूल में आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, पर संस्कृति आपकी कभी भी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। आपके वेद नहीं छूटने चाहिए, उनकी बातें, उनमें लिखी बातें, पुराणों की बातें, शास्त्र की बातें, ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं, वो हमेशा आपको बांध करके उसमें अपने आप को रखना ही है। जब आप उससे स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए मैं आपको अपनी कुंडली पे लेके आता हूँ। आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। ये कुंडली बनी है वृषभ लग्न की, मतलब ये स्थिर लग्न की कुंडली है। 2 नंबर की कुंडली मूलतया यहाँ बनती है, मतलब काल पुरुष की कुंडली जो होगी वो यहाँ से शुरू होती है। तो आपको जब भी कोई कुंडली देखनी चाहिए तो सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी राशि बनी है। अगर 11 नंबर की राशि बनी, इसका अर्थ है कि व्यक्ति लाभ को लेकर के चिंतित रहेगा। चिंतित होने का मतलब ऐसा नहीं कि उसके जीवन में लाभ नहीं है, मतलब यह है कि उसके जीवन का जो मूल उद्देश्य रहेगा वो लाभ प्राप्त करना रहेगा, क्योंकि अब वो जो लाभ भाव के संपूर्ण थोड़े बहुत गुण थे वो अब उसके व्यक्तित्व में समाहित होने वाले हैं। अब यहाँ पे धन भाव की मूलतया राशि लग्न में बैठी, इसका अर्थ होगा धन, सुंदर दिखना, सुंदरता से युक्त होकर के जीना, संतान का सुख भोगना, कुटुंब के साथ सन्निकट रह करके जीना, अच्छे व्यवहार से युक्त होकर के रहना और अच्छे विचारों से युक्त होकर के रहना। पर ये वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में 2 नंबर की राशि स्थिर लग्न की राशि है, मतलब ये स्थिर राशि है। अब कहने का अर्थ है कि 2 नंबर की राशि जब लग्न में बनेगी तो वैसे भी व्यक्ति धनवान बनने की कोशिश में लगा रहेगा। और चंद्रमा सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, तो जरा विचार करिए, तो लग्न के अधिपति शुक्र और राशि के अधिपति सूर्य, परस्पर ये दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, क्योंकि सूर्य जहां आध्यात्मिक चिंतन में लेके जाते हैं वहीं शुक्र भौतिकीय सुखों में लेके जाते हैं। पर ये जब कभी भी एक साथ बैठ जाते हैं तो उस भाव को कंफ्यूज करने की टोटल कोशिश करते हैं। यहां पे सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ करके सुत भाव को देख रहे हैं। मैंने किसी
बहुत कोई हैं, एक ज्योतिषी हैं, नाम तो नहीं लूँगा, किसी का नाम लेकर के क्या बात कहूँ, पर उन्होंने एक बात कही थी जो कि गलत कही थी कि ग्रह जहाँ बैठता है वो बहुत प्रभावित करता है। परंतु आप लोगों को बताऊं भगवान, ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ प्रभावित नहीं करता, ग्रह जहाँ देखता है वहाँ ज़्यादा प्रभावित करता है। इस सूर्य और शुक्र का जो प्रभाव आपको यहाँ मिलेगा वो हो सकता है 100% मिल जाए। वो कमोवेश होगा अपनी डिग्री के आधार पे, अपनी राशि के आधार पे और देखे जाने वाले ग्रहों के आधार पे। पर वस्तुतः जन्म कुंडली में जब इस बात की चर्चा होगी तो यहां 100 होगा तो यहां 110 होगा। सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, महिलाएं हैं, आप लोग जानते होंगे, बाल आगे करके बैठती हैं, यहां पे उसकी दृष्टि ज्यादा रहेगी, ये बात मैं आपको कह देता हूं। और दूसरी बात है कि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा बल जहां देखता है वहां का देता है, उसकी दृष्टि बड़ी मायने रखती है। क्लियर है? लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में उच्च के होकर के बैठे हैं, लग्न के अधिपति लाभ में उच्च के होकर के बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं जो सुख भाव के अधिपति हैं। याद रखिए, दो केंद्रों के अधिपति जब एक साथ किसी भाव में बैठेंगे निस्संदेह बहुत अच्छा होगा। एकादशवें भाव में दाहक राशियों का बैठना बड़ा अच्छा परिणाम देता है। एकादशवें भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। एकादशवें भाव में कम से कम किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है। पर वस्तुतः यहाँ का प्रधानतया प्रश्न है कि लग्न कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बात कही? ये भ्रम पैदा करते हैं। ये मैंने देख के नहीं बताया था, अभी देख रहा हूं कि इनकी कुंडली में लग्न में शुक्र, यहाँ पे शुक्र और सूर्य बैठे हैं। पर वस्तुतः मैंने ये बात बहुत पहले भी बता रखी है कि जब कभी भी सूर्य और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो कई तरीके से उन्हें भरित पूरित भी करते हैं, पर उस भाव से संबंधित परिणाम थोड़े से कमजोर या थोड़े उलटफेर के साथ आते हैं। ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जो कई बार उस भाव का फलादेश और उस कुंडली के फलादेश ज्योतिषी के ऊपर भी निर्भर होकर चले जाते हैं। वो स्वयं की बुद्धि और स्वयं के विद्वता के बल पे और स्वयं के ज्ञान के बल पे भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। आप क्या, किसको, कैसे, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और कैसा निर्णय दे रहे हैं, ये ज्योतिष विद्या में इतनी स्वतंत्रता ज्योतिषियों को और दैवज्ञों को दी गई है। यहाँ पे गुरु और बुध का बैठना परस्पर व्यक्ति को बुद्धिमान, नेचर के हिसाब से बहुत प्रकृति को समझने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखने वाला, धन धान्य को बहुत ही मजबूती से रख करके, संजो करके उसका समुचित खर्च करना और अपनी योग्यता का संपूर्णतया निर्वहन करना, ये गुरु और बुध बेसिकली जातक को देंगे। पर वस्तुतः यहां बुध बैठे हैं धन भाव के अधिपति, धन के कारक के साथ। ग्रंथ ये कहता है कारक जो धन का और अधिपति जो धन के एक साथ किसी में बैठ जाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि वो अब भाव को मजबूती तो देंगे ही इसको, पर इसका भी फल संपूर्ण होने लगेगा। भाव के अधिपति और भाव के कारक अगर एक साथ बैठ जाएं तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। इस भाव पे केतु की दृष्टि जो व्यक्ति को धन के लिए कभी कभी चिंता का कारण बना सकती है और कई बार उसके मतभेद का कारण बन सकती है। ऋण वगैरह देने के बारे में इस कुंडली में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। और इस कुंडली में मंगल के कारण विपरीत राजयोग जो बनेगा वो कुप्रभावित होगा राहु की दृष्टि से और कई बार वो तटस्थ हो जाएगा। मतलब वो विपरीत राजयोग जो है वो इस कुंडली के लिए मंगल मार्केश होते हैं और 12वें भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। ये विपरीत राजयोग है और यहां से बैठ करके बड़े भाई के घर को देख रहे हैं जहां उच्च का शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो कई बार जब मंगल की दशा चले और उसमें गुरु का अंतर हो या राहु की दशा में गुरु और मंगल का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर हो तो बड़े भाई को कष्ट हो सकता है। क्लियर है? या कई बार उसका लाभ थोड़ा कमजोर हो सकता है। याद रखिएगा, शनि का प्रभाव लग्न पे व्यक्ति के चरित्र को और व्यक्ति के प्रभावों को गंभीर बनाने की पूरी मेहनत करेंगे। पर उसके अतिरिक्त जब दशम भाव और भाग्य, ये कुछ बातों में आपको एक बात बताऊं, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो सर्वाधिक योग कारक होते हैं। पर वस्तुतः अगर वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो दाम्पत्य का सुख तो देंगे प्रमुखतया। अब यहाँ पे जब आप इनको देखते हैं तो यहाँ भी वो वृश्चिक राशि के ही बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह यहाँ भी वहीं था और यहाँ भी वहीं है, पर यहाँ भी केंद्र में बैठा था और यहाँ भी त्रिकोण में है, पर यहाँ मारक होकर के बैठा है, मारक भाव में बैठा है और यहाँ पे
भी वो मारक ही होता है। इसका अर्थ होगा कि हमें शनि की दशा में भी अपने दाम्पत्य को, अपनी पत्नी को और इसके अतिरिक्त अपने डेली रूटीन को और प्रत्येक दिन के जीवन को समझने की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। तात्पर्य मेरा यह भी है कि दाम्पत्य को लेकर के आप कितने सजग हैं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। शनि की स्थिति आपके दाम्पत्य को रेगुलेट करेगी और निश्चित रूप से वो आपको प्रमाणित भी करेगी। अति विशिष्ट कारक भाव होता है शनि का 7वां भाव, वहां वो बलवान हो जाते हैं। पश्चिम दिशा का भाव है और जन्म कुंडली में इनका जन्म तो रविवार को हुआ है। पिताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, दाता दानो महोत्साही, दाता दाने महोत्साही, सूर्यवारे भवेन्नर। ऐसे है कि दाता दाने महोत्साही सूर्यवारे भवेन्नर। जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो दाता होता है, दूसरों को देने वाला होता है, दानी होता है, प्रामाणिक होता है, पीले वर्ण का होता है, पिता के सदृश विचारों वाला होता है, पोषक होता है समाज का। वो किसी को भी पिता के सदृश प्रेम करने वाला होता है और कभी भी किसी को निंदित नहीं करना चाहता है, किसी की भी निंदा स्तुति में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें रविवार के जन्मे होने से हो जाती हैं। शुक्ल द्वादशी का चंद्रमा आपको धनपति बना करके छोड़ेगा और धनवान लक्ष्मी पीछा नहीं छोड़ती हैं, ऐसा भी होता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों का होता है और प्रेमा कुशल होता है, प्रेम को कुशलता से करने वाला, प्रेम आतुर, पत्नी का प्रेमी और दुखी मन का होता है। क्लियर है? क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण का होगा। नक्षत्र के आधार पे अगर बात कहूं तो आपकी कुंडली में नक्षत्र बना 21 डिग्री का, वृषभ राशि 21 डिग्री के रोहिणी नक्षत्र में चली जाए। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा, और यहां पे चंद्रमा बैठे हैं 0 डिग्री के मघा नक्षत्र के। इसका अर्थ है कि चंद्रमा और केतु का संबंध इस कुंडली के लिए कंफ्यूजन में रखने वाला बना देता है। पंचम भाव खाली है, पीछे चंद्रमा है जो तृतीय भाव के अधिपति होकर के इस भाव को कभी कभी कमजोरी भी देंगे। एकांत अकेले बैठे चंद्रमा व्यक्ति के पेट के कमजोर होने का कारण भी बनाते हैं। और कई बार चूंकि मंगल यहाँ बैठा है, शुक्र सूर्य के साथ मुझे लगता है कि अस्त तो नहीं होंगे क्योंकि डिग्री में काफी अंतर है। 23 डिग्री के शुक्र हैं और 8 डिग्री के सूर्य हैं, तो शुक्र के पास इतना बल नहीं होगा कि वो सूर्य को अस्त कर सके। पर वस्तुतः इस भाव के अधिपति गुरु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा से दृष्ट है जो इस कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़े विलंब के बाद संतति के सुख मिलेंगे। पर यह कंफ्यूज क्यों हो रहा था? सूर्य और शुक्र के कारण। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे चंद्रमा को प्रभावित कर रही है, राहु की दृष्टि 12वें भाव के अधिपति मंगल को प्रभावित कर रही है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण, पेट के कारण, अपने गुप्त अंगों के कारण, नाभि के क्षेत्र के कारण और सुपलियों के कारण, अपने पैरों पे खड़े होने के कारण और कई बार हड्डियों के कारण उसके धन का खर्च होते देखा जाता है। इस कुंडली में 34वें, 36वें, 38वें, 42वें ये जो अवस्थाएं होती हैं वो कई बार बहुत ही ज्यादा यादगार हो जाती हैं अच्छी चीजों के लिए। और कई बार इसमें से अगर देखें तो विषम संख्या के जो योग बनते हैं वो कई बार कष्टप्रद भी होते हैं। लग्न के अधिपति का लाभ में जाना सब कुछ देगा, अगर अस्त हो जाते तो कमजोर हो जाता। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में दशम में आना ये व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करवाते हैं। हालांकि फिर भी अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, बुध की दृष्टि चंद्रमा पे, मंगल की दृष्टि शुक्र और सूर्य को प्रभावित कर रही है। इस वजह से गर्मी ज्यादा रखने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। आपको बिल्कुल ही चित्त को स्थिर रखना है, जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी। गुरु केंद्र में बैठे हैं, 1 लाख दोषों का समन गुरु वैसे भी केंद्र में बैठ करके कर देते हैं। आसपास और एक दूसरे से केंद्र में जब गुरु और चंद्रमा हो जाएंगे तो निसंदेह ये अच्छी बात होगी। परंतु जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति को अष्टम भाव के अधिपति ने देखा है। याद रखिएगा, तीसरे भाव के अधिपति चंद्रमा और अष्टम भाव के अधिपति गुरु इस कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति होने के कारण पापक ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के। कोई भी ग्रह शुभ ग्रह नहीं होता। ध्यान से समझिए, पूरी बात सुन लीजिए। कोई भी ग्रह शुभ ग्रह नहीं होता और कोई भी ग्रह पापक ग्रह नहीं होता। हर एक ग्रह की राशि ये चाहती है कि उसे एक अच्छा भाव मिल जाए। भाव अच्छे और भाव बुरे होते हैं, ग्रह बुरे और अच्छे नहीं होते। गुणों के आधार पर उन्हें शुभ ग्रह और पापक ग्रह की संज्ञा दी जाती है।
जिसमें से चंद्रमा और बुध अति संवेदनशील होने के कारण परिवर्तनशील होते हैं और बदलते रहते हैं, अपनी परिभाषा बदलते रहते हैं। कभी ये शुभग्रह होते हैं, कभी पापग्रह होते हैं। नैसर्गिक रूप से प्रमुखतया दो ही ग्रहों को शुभग्रह माना गया है, एक गुरु और दूसरे शुक्र। पर निश्चित रूप से शनि और मंगल को भी शुभग्रह न मान करके उन्हें पापग्रह माना गया है। क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य को रखा गया है। राहु और केतु भी प्रमुखतया केंद्र और त्रिकोण के आधार पर बदलते रहते हैं और अपनी परिभाषा ये भी बदलते रहते हैं। प्रमुखतया ये शनि से राहु प्रभावित और केतु मंगल से और गुरु से प्रभावित होते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी राशि ये चाहती है कि उसे अच्छा भाव मिल जाए। क्लियर है? और कोई भी ग्रह ये चाहता है कि उसे अच्छी राशि मिल जाए, तदुपरांत वो ये चाहता है कि उसे अच्छा भाव भी मिल जाए। गुरु यहां अच्छे भाव के अधिपति नहीं है और वो इस कारण से केंद्र में बैठे हैं, तो उनका नैसर्गिक गुण होगा कि वो आपको दे दें आशीर्वाद। पर चूंकि वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से देखे जा रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए अच्छा है, जो राहु केंद्र में चतुर्थ भाव को, तो आपको किसी भी तरीके से वो शांत नहीं होने देना चाहता है और आपके मानसिक शांति को भंग करना चाहता है। मानसिक शांति कैसे भंग होती है? मानसिक शांति कैसे भंग होती है? मानसिक शांति भंग होती है, आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो भंग हो गया। और ग्रह कभी कभी ये ठान लेता है कि मैं आपको मानसिक शांति नहीं दूंगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा ने धनदायक योग बना तो रखे हैं, पर तृतीयेश और अष्टमेश दोनों चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से कई बार कुटुंब प्रभावित होता है, घर की नेचुरल जो शांति होती है वो भंग होती है। प्रमुखतया यही बात है। वैसे लग्न के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, यहां पे जो योग बनेगा उसके आधार पे पुत्र पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र का योग बनेगा। प्रथम संतति पुत्र आपकी कुंडली में बन रहा है। अब मैं तो यहां पे बोल चुका हूं, इस भाव के अधिपति कम से कम गुरु के संग हैं तो खराब नहीं है। सूर्य की कुदृष्टि बन रही है, रोगेश भी होते हैं शुक्र, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। दूसरा, इस कुंडली में लग्न के अधिपति गुरु शुक्र जो होते हैं वो दो भावों के अधिपति होते हैं। मैंने एक सूत्र बताया था कि जब ग्रह दो भावों का अधिपति हो और अगर सम संख्या में बैठा हो तो सबसे पहले वो अपने मूल त्रिकोण राशि का परिणाम करता है। इसका अर्थ है कि वो रोगेश ज्यादा होंगे, लग्नेश कम होंगे। लग्नेश हैं पर अपने सम संख्या की राशि में बैठने के कारण वो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का परिणाम पहले करेगा। इस वजह से भी कई बार वो रोगी बना रहे हैं। और शुक्र जब रोग का परिणाम करने लगेगा तो क्या रोग करेगा? आपके वीर्य को रोगी करेगा और आपके जननांगों को प्रभावित करेगा। इस वजह से शुक्र को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन करिए, चतुर्थी का व्रत करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य नमस्कार साष्टांग प्रणाम करिए, घूमिए फिरिए दौड़िए भागिए कूदिए, एक जगह बैठिए मत। स्टेमिना बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह का सेवन ज़्यादा करिए। शहद से भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान शिव को बांस के जो कोपल होते हैं ना, जो बांस के कोपल, जो बांस का पेड़ देखा होगा आपने, तो उसमें जो सामने वाला सबसे कोमल पत्ता होता है जो अभी अंकुरित होता है, उसको भगवान शिव पे अर्पित करिए। संतति होने के योग हैं आपकी कुंडली में। कुछ इसी तरीके से इस कुंडली के लिए बाकी की चीज़ें बता देता हूँ। इस कुंडली में लग्न पे शनि का प्रभाव है, भाग्य का बल है। पराक्रम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना कुछ हद तक ठीक भी है पर कुछ हद तक कमज़ोर भी है, क्योंकि आपको मेहनती तो वो बना देते हैं पर मानसिक व्यग्रता देते हैं। हालांकि आपकी कुंडली का चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा जब एक दूसरे को नहीं देखते, यहाँ पे आप क्या सोचेंगे गुरु चंद्रमा केंद्र में है, पर वस्तुतः ये पापी भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अष्टमेश और 12वें भाव के अधिपति जहां कहीं देखेंगे तो कमजोर भी तो करेंगे ना। इस वजह से उन्होंने धन को और कई बार सुत से संबंधित या वैचारिक मतभेद देते हैं। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें, माता का सुख खूब होता है, माता से निकटता भी खूब होती है। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा वैसे भी बड़े ही पूर्णतया धनवान बना देते हैं। पंचम भाव के अधिपति केंद्र में, ये आपके पिता को भी बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ बनाने की योग्यता रखता है। छठवें भाव के अधिपति एकादशवें में, ये ठीक नहीं होता, दारिद्र दोष है, दे करके फंस जाइएगा। इस वजह से उधार पे बहुत ज्यादा व्यवसाय मत करिएगा। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम में जाना मंगल और केतु के पाप कर्तृ योग के कारण, पर यहाँ शनि अति विशिष्ट कारक बैठे हैं, उनका बल रहेगा। दाम्पत्य खराब नहीं है, पत्नी क्रूर और क्रोधी हो सकती है, ये नेचर होगा जो आपके ही पाप और पुण्य के कारण मिला है।
अष्टम भाव जन्म कुंडली में ठीक नहीं है। इसका जो अधिपति है वो केंद्र में बैठ करके कहीं ना कहीं कमजोरी अवश्य कर रहा है, पर निस्संदेह वहां पे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। किसी भी भाव में 2 शुभ ग्रहों का बैठना ठीक होगा, पर अतिरिक्त नुकसानदायक योग आपके कारोबार और आपके सुख को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह सुख का पूरक है तो इस भाव को भी प्रभावित कर सकता है। सामाजिक गतिविधि में बहुत ज्यादा लिप्त घुसिएगा मत और बहुत ज्यादा बाहर निकल करके मत रहिएगा। सबके साथ संतुलन बना करके चलने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य को अर्घ और उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते वाली बात है। भगवान सूर्य के ओम आदित्याय नमः का जप आपको करना चाहिए। नवम और दशम भाव ठीक बने हैं। भाव का अधिपति भाव को देख रहा है। दशम भाव का अधिपति कम से कम जन्म कुंडली में चतुर्थ को देखेगा तो धन संपत्ति का योग और सुख दे ही देगा। विलंब से ही योग है पर संतति का योग है। यहाँ पे पंचम भाव में शनि केतु का प्रभाव, राहु केतु मंगल का प्रभाव है। आपकी पत्नी की कुंडली में संतति के योग कमजोर होंगे, ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि नवांश टोटल पत्नी की कुंडली होती है। दशमांश कुंडली ठीक बनी है। लग्न में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पे। दशम भाव का अधिपति शुक्र है, जन्म कुंडली में एकादश में बैठा है। दशमांश कुंडली इस कुंडली की कमजोर नहीं है, मैं समझता हूं कि वो ठीक है। सप्तमांसा एक बार देख लेता हूं। संतति की सुख है और ये दावे के साथ कर सकता हूं 100%। विलंब से ही है पर संतति का सुख है। कुछ योग इनकी कुंडली में, जैसे सप्तम भाव के अधिपति जो बुध बन रहे हैं वो शनि से केंद्र में हैं। आप जब विचार करेंगे तो पंचम भाव के ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि है जो इसको कंफ्यूज कर रही है। दूसरा, इस भाव के कारक ग्रह शनि से केंद्र में है। इस कुंडली के कारक ग्रह शनि जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति अष्टम में बैठा है। शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति वो खुद होते हैं, और मैं समझता हूं कि वो वक्री हैं। 16 डिग्री के तो बलवान ही हैं, कमजोर नहीं है, उनके पास बल है। पर ये पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में केतु से दृष्ट, बुध इस वजह से, और मैं समझता हूं कि वो किसी भी तरीके से अगर तीसरे भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति से युक्त नहीं होते। बहुत ही सूक्ष्म बात है जो सामान्यतः आपको परेशान कर रही है, पर यह बात नौमांश कुंडली में ज्यादा लागू हो रही है, क्योंकि गुरु यहां शुक्र के साथ अष्टम में, मंगल राहु, शनि केतु, तो पत्नी की कुंडली कमजोर हो सकती है, उसका अध्ययन आवश्यक होगा। दशाओं के क्रम में अभी तो चंद्रमा की दशा चल रही है, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु का गोचर आपकी राशि से बहुत अच्छा जा रहा है। इस वक्त भी आप कोशिश कर सकते हैं। जब कभी भी कोशिश करनी होगी गर्भाधान के लिए तो उचित समय का पालन आवश्यक होगा। आपके गोचर में जब कभी भी बुध गुरु से दृष्ट हों तब आप उस समय संतान के प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए आवश्यक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।